हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन और डेली न्यूज एनालिसिस, जहां पे हम दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज को गो थ्रू करेंगे। तो चलिए, आज है 29 ऑफ जनवरी और दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज को हम गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज जो आप दोनों न्यूज़पेपर में ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, विच इज इन फ्रंट पेज ऑफ विच इज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, is with regard to a recent tragedy which has happened, and a very important leader, a leader so high as the deputy CM of a state has died in a plane crash. और ये जो प्लेन क्रैश है, ये कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। देयर हैज बीन नंबर ऑफ सच एयर एक्सीडेंट जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स की डेथ हुई है, स्टार्टिंग विथ होमी भाभा जहांगीर, जिनको हम न्यूक्लियर फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया भी कहते हैं। तो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सच पर्सन हु डाइड इन एन एयर क्रैश आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। उसके बाद यू हैव मोहन कुमार मंगलम, संजय गांधी, एनवीएम सोनू, माधवराव सिंधिया, बाल योगी, जेएमसी बाल योगी, वाइस राजशेखर रेड्डी, विजय रूपानी एंड नाउ अजीत पवार। ये सब पॉलिटिशियंस हैं। तो इन सबकी डेथ एयर क्रैश में हुई है, फेटल क्रैश के अंदर में हुई है। करंटली जो अभी फेटल क्रैश हुआ है, इसका भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो विद टाइम हमें पता पड़ेगा कि इसका एक्चुअल में रीजन क्या था। बट कहीं ना कहीं ज्यादातर ये देखा जाता है कि इसमें यूजुअली ह्यूमन एरर होता है, वही इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी जो ट्रेजेडीज होती हैं जो ह्यूमन एरर से होती हैं, उनको हम करेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि इसके बाद में हम क्या इससे लेसन्स लर्न करते हैं और कैसे इसके आगे हम और एयर ट्रैवल को सेव करते हैं। ओके, ऑल्सो जनरल बिपिन रावत, जो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ही ऑल्सो डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन 2021। विजय रूपानी, जो लास्ट ईयर आपका एयर इंडिया का क्रैश हुआ था गुजरात में, वन ऑफ द फेलो ट्रेवलर इन दैट प्लेन क्रैश वाज विजय रूपानी, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं गुजरात के। सो ही ऑल्सो डाइड इन द प्लेन क्रैश। ओके, अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जो अजीत पवार का ये एयरप्लेन क्रैश हुआ है, इसके फैक्टॉइड्स को देखेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर भी जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था उसके अंदर में भी उन्होंने फैक्चुअल डिटेल्स हमसे पूछी थी। तो मेन फैक्चुअल डिटेल्स हम करेंगे। उसके अलावा बिकॉज अजीत पवार एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे, विच इज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन कहां पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका लीगल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या डेप्यूटी सीएम की जो पोजीशन होती है ये कहीं पे मेंशन्ड भी है या नहीं है, या फिर सिर्फ ये पॉलिटिकल पोस्ट है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज ही डिड नॉट बिलोंग टू बीजेपी और कांग्रेस, तो वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे उसका बेसिक्स भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। ओके, तो जो फर्स्ट न्यूज है उसमें हम होलिस्टिकली कवरेज करते हुए तीनों चारों जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन उसको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फैक्चुअल डिटेल्स पे आ जाते हैं। जो ये आपका एयर ट्रेजेडी हुआ है, कि इसमें आपसे पूछ सकता है कि प्लेन कौन सा था। ओके, प्लेन कौन सा था? तो एक प्राइवेट चार्टर था, ये चार्टर प्लेन था, बेसिकली प्राइवेट प्लेन था, छोटा प्लेन था। ये कौन सा प्लेन था? ये था लियर जेट 45। ओके, तो यू आर सपोज टू नो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा प्लेन था। सो इट वाज लियर जेट 45। ओके, अजीत पवार के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? सो ही वाज द सीनियर लीडर ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ओके, सीनियर लीडर थे, एंड आई शुड से ही वाज द हेड ऑफ एनसीपी। ओके, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो एनसीपी के बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में उसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, ये ओरिजिनली शरद पवार जो अजीत पवार के अंकल थे, इन्होंने 99 में फॉर्म करी थी। ओके, 1999 में इन्होंने फॉर्म करी थी, एंड विथ एज शरद पवार हैज बिकम ओल्ड, और अब सक्सेशन की बारी थी। शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सूले। सो डॉटर इज सुप्रिया सूले, और उनके ये भतीजे हैं अजीत पवार। ओके, तो जब सक्सेशन की बात हुई तो शरद पवार ने अपनी डॉटर को उनका सक्सेसर माना। तो इस वजह से भी अजीत पवार वाज नॉट हैप्पी, एंड व्हाट ही डिड लास्ट ईयर उन्होंने क्या करा, एनसीपी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसको स्प्लिट करा दिया। स्प्लिट कराने का मतलब क्या होता है? पार्टी को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो जो एमएलए अजीत पवार को सपोर्ट करते थे वो उनके साथ चले गए, और जो शरद पवार के सपोर्ट में थे, सुप्रिया सूले के सपोर्ट में थे, वो उनके साथ रह गए। और इंटरेस्टिंगली यहां पे होता क्या है कि एनसीपी के अंदर में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर में, ज्यादातर एमएलए जो है वो अजीत पवार को सपोर्ट करते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, जो ऑल दो शरद पवार ने फॉर्म करी थी, ये किसके अंडर में आ जाती है? अजीत पवार के अंदर में। ओके, इंडिया के अंदर में
इंडिया के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी को हेड कौन करता है, चलाता कौन है, ये डिटरमाइन या ये डिटर्मिनेशन इसी से होता है कि उसके जो सिटिंग एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो किस पर्सन को सपोर्ट करते हैं। तो यहां पे बिकॉज एनसीपी के सपोर्टर्स, एनसीपी के जो एमएलए थे, उन्होंने अजीत पवार को सपोर्ट किया, तो जो प्राइमरली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी वो किसके अंदर में आ गई, अजीत पवार में। और यहां पे अजीत पवार ने स्प्लिट करा क्यों था, तो जो एनसीपी है, एनसीपी जो है ये गवर्नमेंट में थी, एनसीपी वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये किसके साथ में थी, ये थी कांग्रेस और शिवसेना, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, इन तीनों ने मिलकर पिछली गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। तो यहां पे लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 के एंड में होता क्या है, शिवसेना एक और आपकी महाराष्ट्र की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें एक स्प्लिट होता है और एनसी में स्प्लिट होता है। ओके, और यहां के जो मेजॉरिटी एनसीपी के एमएलएज हैं और शिवसेना के जो मेजॉरिटी एमएलएज हैं वो जाके बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उससे होता क्या है, ये वाली गवर्नमेंट तो फॉल कर जाती है, शिवसेना से जो उद्धव ठाकरे थे ये आपके सीएम होते हैं, तो ये तो फॉल कर जाती है, और बीजेपी शिवसेना का जो आपका फ्रैक्चर्ड फैक्शन है प्लस एनसीपी का फ्रैक्चर्ड फैक्शन है वो यहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ओके, और यहां पे एकनाथ शिंदे जो जिन्होंने शिवसेना को ब्रेक किया था, ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। ओके, और इस बार जब इलेक्शंस होते हैं, इस बार जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए उसमें फिर से क्या होता है कि जो आपकी बीजेपी शिवसेना लेड बाय एकनाथ शिंदे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लेड बाय अजीत पवार, इन तीनों की जो कोalition होती है, इन तीनों पार्टीज का जो ग्रुपिंग होता है वो महाराष्ट्र के इलेक्शंस को जीत जाता है। विद द महाराष्ट्र इलेक्शन कौन जीत जाते हैं, ये कोalition जीत जाता है। इस कोalition का नाम क्या है, इस कोalition का नाम है महायुति। इस कोalition का नाम क्या है, इस कोalition का नाम है महायुति। महायुति का मतलब होता है मराठी में ग्रैंड अलायंस। तो इन तीनों का बन जाता है। बीजेपी के जो लीडर थे, बीजेपी के जो महाराष्ट्र में लीडर थे देवेंद्र फडणवीस, वो तो बनते हैं वहां के चीफ मिनिस्टर, और शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजीत पवार, ये दोनों क्या बन जाते हैं, डेप्यूटी सीएम। ओके, इन दोनों को बनाया जाता है डेप्यूटी सीएम, और यहां पे अजीत पवार जो है ही हैज बीन द डेप्यूटी सीएम इन दिस न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट। पिछली गवर्नमेंट में भी वो डेप्यूटी सीएम थे और इस गवर्नमेंट में भी वो डेप्यूटी सीएम थे, और बहुत टाइम से बात चल रही कि अजीत पवार का जो फाइनल एम है वाज टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र समडे। ओके, हो सकता है फ्यूचर में ये शायद उनका जो ड्रीम था वो फुलफिल हो पाता, बट बिकॉज ऑफ दिस एयर फैटल इंसिडेंट उनका जो ड्रीम है वो यहीं पे कट शॉर्ट हो गया। ओके, लेकिन यहां पे अजीत पवार जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर में। तो अगर हम उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमें पता पड़ता है कि भाई वो जो बारामती सीट है वहां से एमएलए रहे, और उन्होंने जो इलेक्शंस है वो 1 या 2 बार नहीं जीता है, वो 8 टाइम एमएलए है। ही हैज बीन 8 टाइम एमएलए फ्रॉम बारामती। तो बारामती जो एक सीट है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है, महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट सीट है, वहां से ही हैज बीन एमएलए 8 टाइम्स। ओके, तो उनका बहुत ही स्ट्रांग होल्ड था वहां पे। ओके, इसके अलावा मल्टीपल टाइम्स ही हैज सर्व्ड एज अ डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। बहुत सारी मिनिस्ट्रियल पोस्ट उन्होंने पहले भी हैंडल करी है, और यहां पे जो हाईएस्ट पोजीशन उन्होंने अचीव करी है वो डेप्यूटी सीएम की होती है। तो यहां पे ऑल्दो टर्म तो डेप्यूटी सीएम होता है, तो क्या जो डेप्यूटी सीएम होता है, क्या सीएम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन अंडर लॉ क्या वो होता है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। तो एनसीपी स्प्लिट जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा उसके अंदर में ही वाज अ सेंट्रल फिगर, एंड दूसरा कहां पे उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, महाराष्ट्र की कोalition पॉलिटिक्स के अंदर में, जो अभी हमने डिस्कस करा कि महायुति ग्रैंड अलायंस बनाई थी यहां पे। ओके, ग्रैंड अलायंस बनाई थी जिसके थ्रू यहां पे उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी। ओके, एनसीपी के बारे में, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बिकॉज इससे वो बिलोंग करते हैं तो इस पार्टी के बारे में भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि फॉर्म कब हुई थी, तो इट वाज फाउंडेड इन 1999। ओके, तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस के ही जो लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे डिफरेंट स्टेट्स के, उन्होंने ही कांग्रेस में से अलग होके अपनी एक रीजनल पार्टी फॉर्म करी थी, विच वाज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो इसमें जो 3 आपको लीडर्स दिख रहे हैं, जो फाउंडर्स दिख रहे हैं, तीनों पहले कांग्रेस के मेंबर्स थे। शरद पवार जो महाराष्ट्र के अंदर में इंपॉर्टेंट लीडर थे, पीए संगमा जो मेघालय से लीडर है, आज भी
कॉनरेड संगमा जो इनके बेटे हैं वो ही मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं, और तारिक अनवर जो बिहार से इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो इन तीनों ने मिलके कौन सी आपकी पार्टी बनाई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई। तो 99 में फाउंड करी गई थी ये। 2025 के अंदर में इसका जो होल्ड है वो किसके पास में आ गया था, वो आ गया था अजीत पवार के होल्ड में, शरद पवार के। ओके, और ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तीनों जो लोग हैं, ये तारिक अनवर जो हैं, जो फाउंडर थे एनसीपी के, इन्होंने 2018 में पार्टी छोड़ के वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। पीए सांगमा जो है, इनकी जो एनसीपी है, इन्होंने अपनी एनसीपी जो है मेघालय के लिए वो अलग बना ली है। और यहां पे जो एनसीपी की अब हम बात कर रहे हैं, जो 99 में फाउंड हुई थी, इट वाज अंडर शरद पवार एंड देन अजीत पवार। ओके, तो इस तरीके से अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होती है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, इसका लीगल वैलिडिटी क्या है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में या तो प्राइम मिनिस्टर की बात है, सेंटर की बात करी जाए तो प्राइम मिनिस्टर की बात है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात है। ओके, सो यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, बाकी के स्टैट्यूट्स के अंदर में भी या तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात होती है कि कहीं पे प्राइम मिनिस्टर का मेंशन मिलेगा, या फिर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंशन मिलेगा। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि जो पूरा का पूरा आपका समूह बना है, जो काउंसिल बना है, जिसमें डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन का हो गया, वाटर का हो गया, आपका हेल्थ का हो गया, एनवायरमेंट का हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गया, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट है। एंड जब किसी पर्सन को डेप्यूटी पीएम या डेप्यूटी सीएम स्टेट लेवल पे बनाया जाता है, सो इज नथिंग एल्स बट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर मैं कोई डेप्यूटी पीएम बना रहा हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद मैंने किसी पर्सन को डेप्यूटी पीएम यहां पे नॉमिनेट करा है, तो वो पीएम के बाद सेकंड पे नहीं है, वो डेप्यूटी पीएम जो है वो इक्विवेलेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है या डेप्यूटी सीएम है, ही इज नथिंग एल्स बट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। यानी कि वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को, जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, किसी मिनिस्टर को यहां पे रिमूव करने के लिए रिकमेंडेशन सेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को, बट क्या डेप्यूटी पीएम ऐसा कर सकता है, डेप्यूटी सीएम ऐसा कर सकता है? आंसर नहीं है इसका। और यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है, वो डेप्यूटी पीएम या सीएम को भी रिमूव कर सकता है। जबकि यहां पे डेप्यूटी पीएम या सीएम सारे मिल भी जाएं तो भी प्राइम मिनिस्टर को या स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो डेप्यूटी पीएम है, ये कोई सेकंड इन हायरार्की नहीं होता है, पॉलिटिकली होता होगा। जैसे पॉलिटिक्स में हम देखते हैं वैसे वो उसकी इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी जाती है, बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देखें, हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर में देखें, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में देखें, तो वहां पे डेप्यूटी पीएम, डेप्यूटी सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी बिकॉज पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होती है, तो आपके फर्स्ट डेप्यूटी पीएम कौन रहा है, फर्स्ट डेप्यूटी सीएम कौन रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये पोजीशन पॉलिटिकली कन्वेंशन वाइज को इंपॉर्टेंट है, उसमें आप जब फर्स्ट डेप्यूटी पीएम का नाम देखते हो तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि इस पोजीशन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस। ओके, सो पहले हम एक बार डेप्यूटी पीएम वाला पोजीशन देख लेते हैं। तो डेप्यूटी पीएम, यहां पे नोट्स में सब कुछ मेंशन है, इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, इट इज ऑल्सो नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ना ही ये कोई स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे लिखा है डेप्यूटी पीएम डेप्यूटी सीएम, ना ही किसी लॉ में लिखा हुआ ये कोई पोस्ट है। इट्स ओनली अ पॉलिटिकल, इट्स अ पॉलिटिकल एंड कन्वेंशन बेस्ड पोस्ट। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल और कन्वेंशन बेस्ड पोस्ट है। ओके, सो बिकॉज अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है तो उस केस के अंदर में कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के बाद उस पर्सन को डेप्यूटी पीएम या सीएम बनाया जाता है। और ये जो हमारा कन्वेंशन है, ये कोई नया कन्वेंशन नहीं है। जब हमारी फर्स्ट गवर्नमेंट बनाई गई थी, इंडिया की फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करी गई थी, उसमें भी हमने डेप्यूटी पीएम को अपॉइंट किया गया था, एंड द डेप्यूटी पीएम एट दैट टाइम वाज नन अदर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द वन जिनको डेप्यूटी पीएम बनाया गया था। ठीक है, सिमिलरली डेप्यूटी सीएम भी कोई और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ही इज जस्ट अ डेजिग्नेशन। तो आप ये कह सकते हो कि किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डेप्यूटी पीएम का यहां पे डेजिग्नेशन दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे वो कैसे फंक्शन करता है, जस्ट एज अ रेगुलर मिनिस्टर। वो भी कैसे फंक्शन कर रहा है, रेगुलर मिनिस्टर की तरह ही फंक्शन कर रहा है। और जैसे आपको फर्स्ट डेप्यूटी पीएम पता होना चाहिए, बिकॉज अजीत पवार एक डेप्यूटी सीएम थे किसी स्टेट के, तो आपको पहला डेप्यूटी सीएम भी पता होना चाहिए। तो पहला डेप्यूटी सीएम कौन था,
अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, और ये बिहार के अंदर में ही बिकेम द डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार। अ वेरी फेमस पर्सन, वेरी रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये पहले डेप्यूटी सीएम बने थे इंडिया के अंदर में, और किस स्टेट के बने थे? बिहार स्टेट के बने थे। ओके, अब हम आ जाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, बिकॉज जब इस तरह से पोजीशन होती है और जब कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी किसी लॉ में इसको पावर नहीं दी गई है, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया होगा कभी ना कभी। तो इस तरीके से डेप्यूटी सीएम की जो पोजीशन है, जो क्वेश्चन ही करा गया कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अलाउ नहीं करता है, तो कैसे अलाउ हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या बोला कि देखिए, डेप्यूटी सीएम जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक पॉलिटिकल डेजिग्नेशन है। इट इज व्हाट? इट इज अ पॉलिटिकल डेजिग्नेशन ओनली। ओके, ये सिर्फ पॉलिटिकल डेजिग्नेशन है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन पे, लॉ पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप किसी को कोई टाइटल देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। आप डेप्यूटी के बाद अगर आप असिस्टेंट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाना चाहें, वो भी बना सकते हैं, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ टाइटल्स हैं, पॉलिटिकल डेजिग्नेशंस है। अदरवाइज इसका कोई ना तो पावर मिलता है, ना कोई एक्स्ट्रा फंक्शंस मिलता है। ओके, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंटली कि यहां पे अगर हम देखें, जो मैंने आपको पहले पॉइंट बता दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पे कहा है कि वो कोई स्पेशल अथॉरिटी क्लेम नहीं कर सकता है। वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि कल फॉर सम रीजन अगर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो नेक्स्ट इन लाइन डेप्यूटी सीएम जो है वो ही सीएम बनेगा। यहां पे फिर से इलेक्शन इन द सेंस कि वहां पे वोटिंग करी जाएगी कि कौन लीडर है, कौन मिनिस्टर्स में से कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है या चीफ मिनिस्टर बन सकता है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करा जाएगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप डेप्यूटी सीएम हो तो अगर सीएम के किसी रीजन से अगर वो ऑफिस को छोड़ते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं, तो नेक्स्ट इन लाइन आप ही होगे। ओके, सेकंड, वो चीफ मिनिस्टर के सबऑर्डिनेट होता है, यानी ही और शी इज आंसरेबल टू द चीफ मिनिस्टर। वो ये नहीं कह सकता कि मैं चीफ मिनिस्टर को आंसरेबल नहीं हूं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये रहा विद रिगार्ड टू डेप्यूटी पीएम, डेप्यूटी सीएम। तो बिकॉज अजीत पवार जो थे वो एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे किसी स्टेट के लिए, इसलिए डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी पीएम, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्लस जो फैक्चुअल डिटेल्स हमने गो थ्रू करी है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, और ये मैं कहूंगा ये थोड़ी सी ट्रिविया है, ये यहां पे बहुत ही ट्रिक टाइप क्वेश्चन आ जाए तो इन सब लोगों के नाम तो क्या मेनली आपको मैं कहूं तो यहां पे जो सबसे पहला नाम है होमी जहांगीर बाबा, ही ऑल्सो डाइड इन अ प्लेन क्रैश, और ये कौन थे? फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी भी है कि बिकॉज उस टाइम में इंडिया जो था वो एंटी यूएस परसीव किया जाता था, सो पॉसिबली इट वाज अ सीआईए, जो यूएस की सीक्रेट एजेंसी है। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ओनली कि जो सीआईए है यूएस की सीक्रेट एजेंसी, उसने इनको असैसिनेट कराया था प्लेन क्रैश में। द सीआईए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग हिम। ओके, तो ये है। इसके अलावा विजय रूपानी जो फॉर्मर गोवा सीएम रह चुके, फॉर्मर गुजरात सीएम रह चुके, नॉट गोवा, गुजरात सीएम रह चुके, ही आल्सो डाइड इन द लास्ट ईयर्स प्लेन क्रैश ओनली। जो एयर इंडिया का ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, 241 पीपल डाइड, सिर्फ एक उसके अंदर में सर्वाइवर था। और आपके क्लैट के एग्जाम में उस सर्वाइवर कौन सी कंट्री का सिटीजन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी फ्लाइट कहां से कहां गई थी, क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप के फैक्ट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये फैक्ट्स जो होते हैं ये आपको बहुत ईजी 1-2 मार्क्स दे सकते हैं, बट यूजुअली हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को अवॉइड कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पे। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल अथॉरिटीज वर्किंग विद फुल सेंसिटिविटी फॉर ऑल कम्युनिटीज सेज मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने कल ज्वाइंट एड्रेस दिया है पार्लियामेंट को, तो उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने पूरा एड्रेस था, उनका पूरा स्पीच है, जिसके अंदर में उन्होंने बहुत सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, आगे जाके गवर्नमेंट का क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है, उसके बारे में पूरा स्पीच के थ्रू हमें क्या पूरी जो आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट है उसको एड्रेस किया था, उसको पूरा स्पीच दिया था। तो यहां पे ये जो स्पीच है क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो देखिए, मैंने यहां पे कहीं भी नहीं कहा कि प्रेसिडेंट ने अपने मन की बात बताई। मैंने यहां क्या बताया कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं आने वाले टाइम के अंदर में, गवर्नमेंट का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, गवर्नमेंट किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करने वाला है, वो सब द्रौपदी मुर्मू ने बताया। ओके, तो यहां पे एक चीज आपको ये क्लियर हो गई होगी कि जो ये ज्वाइंट एड्रेस होता है पार्लियामेंट को, इस ज्वाइंट एड्रेस के अंदर में प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी मन की बात नहीं करता है, वो खुद की जो फीलिंग्स होती है वो यहां पे नहीं बताता है। वो यहां पे जो गवर्नमेंट का प्लान ऑफ एक्शन है, जो गवर्नमेंट की आगे जाके फॉरवर्ड जो पॉलिसीज होने वाली है, उनके बारे में ज्वाइंट एड्रेस करता है। ओके, और ये जो ज्वाइंट एड्रेस है ये कोई आपका आर्बिट्री नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक कि जब प्रेसिडेंट का मन होता है तब वो करती है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। यहां पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है
कि जब भी पहला सेशन होता है हर साल का, तब उनको पार्लियामेंट में जाके एक जॉइंट एड्रेस करना है, और उस जॉइंट एड्रेस के अंदर में वो किस बारे में बात करती हैं? द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द अपकमिंग ईयर। तो जैसे अब 2026 स्टार्ट हुआ है और अब पहला सेशन जो है कल से स्टार्ट हुआ है, तो उस पहले सेशन के अंदर में सबसे पहले क्या होता है? जॉइंट एड्रेस बाय प्रेसिडेंट होता है। तो ये कहां पे लिखा है, कब कब करा जाता है, क्या क्या उसके अंदर में बोला जाता है, उसके आगे जाके लोकसभा राज्यसभा उस पर क्या एक्शन ले सकती है, उसके कोई रिपरकशन है क्या, अगर वो जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है क्या उस पर वोटिंग हो सकती है क्या, इन सब क्वेश्चंस को हम समझेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ओके, तो जैसे यहां पे प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग को यहां पे दिया है। ओके, तो यहां पे जो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज है, बोथ द हाउसेज कौन कौन से हो गए आपके? इट इज योर लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो साथ में बैठते हैं, जॉइंट सिटिंग होती है, और वहां पे प्रेसिडेंट मुर्मू या जो भी आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो यहां पे जॉइंट आपका पार्लियामेंट्री एड्रेस करते हैं। अब ये जॉइंट एड्रेस किस आर्टिकल में दिया हुआ है? ये है आर्टिकल 87। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो आर्टिकल 87 के अंदर में जॉइंटली एड्रेस करता है लोकसभा और राज्यसभा को। अब देखिए यहां आर्टिकल लिखा हुआ तो है, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपको आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा तो वो इतनी बार रिपीट होगा, और मैं खुद आपको कह दूंगा कि ये इतनी बार आ चुका है कि इसको याद कर लो। अभी क्या, ये आर्टिकल 87 जो है ये आपका साल में 1 या 2 बार न्यूज में आता है, तो ये आर्टिकल याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं थोड़ा बहुत बड़ा गैम्बल करता हूं जब मैं स्टूडेंट्स को मना करता हूं कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इट इज माय ड्यूटी टू लेट यू नो कि भाई आपको कहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस आर्टिकल को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट हैव एन आइडिया कि ठीक है आर्टिकल 87 इट इज जहां से ज्वाइंट पार्लियामेंट को एड्रेस करने का आपका प्रोविजन है। ओके, तो प्रेसिडेंट शैल एड्रेस, देखो यहां पे लिखा है शैल का मतलब है मैंडेटरी, प्रेसिडेंट को एड्रेस करना ही पड़ेगा, इट इज अ मैंडेटरी ड्यूटी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 87 नहीं पूछेगा, आर्टिकल 87 में लिखा हुआ क्या है वो पूछ सकता है। जैसे कि जो ये जॉइंट सिटिंग होती है और ये जो जॉइंट एड्रेस होता है आपके प्रेसिडेंट का, ये किन ओकेजन्स पे होता है? तो पहला तो है जब भी कोई नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, तो जब भी इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट होंगे और नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जैसे 2024 के अंदर में बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी अगेन केम बैक टू पावर, तो यहां पे जब वो फर्स्ट टाइम अपना सेशन कंडक्ट करेगी, जब भी वो नई गवर्नमेंट पहला सेशन कंडक्ट करेगी, तो सेशन को कंडक्ट करने से पहले यहां पे क्या होगा? प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा। ओके, तो यहां पे हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला पार्लियामेंट का सेशन होता है उसको कहां कौन एड्रेस करता है? आपकी प्रेसिडेंट एड्रेस करती है। और सेकंड क्या है? सेकंड बहुत सिंपल सा है, हर साल का जो पहला सेशन होता है, हर साल का, ईच ईयर, हर साल में जो पहला सेशन होता है उसको भी क्या करा जाता है? प्रेसिडेंट का एड्रेस किया जाता है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के इंडिया में यूजुअली 3 सेशन होते हैं। स्पेशल सेशंस हम कंडक्ट करा सकते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे एक सेशन हमने जीएसटी के लिए इस तरह से कंडक्ट कराया था 2017 के अंदर में, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए स्पेशल सेशन कंडक्ट किया गया था, तो वो सब सेशंस अलग होते हैं। बट उसके अलावा यूजुअली आपके हर साल 3 सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे कि अभी जो साल के शुरू में सेशन होता है, जनवरी एंड से फरवरी मार्च तक ही चलता है आपका, तो वो होता है आपका बजट सेशन। तो अब आपका बजट आने वाला है, 1 फरवरी को बजट अनाउंस होगा, तो बजट सेशन जो होता है वो आपका 29 जनवरी को स्टार्ट हो जाता है। ओके, ऑल्सो 1 फरवरी को आपका बजट अनाउंस होता है, और उससे जस्ट एक दिन पहले 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे भी इंपॉर्टेंट है, बजट भी इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बजट के अंदर में, विच इज कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बजट, जो बजट है वो इस बार संडे को यहां पे अनाउंस किया जाएगा। तो यूजुअली अगर संडे पड़ जाता है फर्स्ट को, या जिस दिन भी बजट का प्रेजेंटेशन डे है, तो या सैटरडे या मंडे को कंडक्ट किया जाता था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार संडे को इस बार बजट प्रेजेंट किया जाएगा। सो डू नॉट वरी, ये सारे जो बजट की डिटेल्स हैं, बजट होता क्या है, हो सकता है बजट क्या है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से ऑफिशियली बजट को क्या कहा जाता है, ये सब आपको नहीं पता हो, तो बजट के लिए इकोनॉमिक सर्वे के लिए एक्सक्लूसिव सेशन कंडक्ट किया जाएगा, एक एमआईटी लगाई जाएगी, उस एमआईटी में हम बजट को अच्छे से कवर करेंगे। एनीवे, तो एक बजट सेशन होता है, इसके बाद 4 मंथ्स 5 मंथ्स के पीरियड के बाद में आपका मॉनसून सेशन हो जाता है 4 मंथ्स के बाद। ओके, तो बिकॉज मॉनसून पीरियड के अराउंड होता है जून जुलाई में, इसलिए उसे मॉनसून सेशन कहते हैं। और फाइनली
उसके 3 से 4 महीने के गैप के बाद आपका नवंबर दिसंबर के अंदर में होता है विंटर सेशन। तो अभी आपका जो नवंबर दिसंबर गया था उसमें विंटर सेशन था। अब आपका कौन सा बजट सेशन है, और बजट सेशन के बाद आपका मॉनसून सेशन होता है। तो ये यूजुअली 3 सेशंस होते हैं। इसके अलावा भी अगर और सेशन करना चाहें आप, स्पेशल सेशन या ज्वाइंट सेशन, तो वो भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं, बट मिनिमम 2 कराने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। हम पहले से ही 3 कराते हैं। ओके, तो यहां पे जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, यूजुअली बजट सेशन ही होता है सबसे पहले, बट लेट्स से अगर कोई स्पेशल सेशन हो गया तो उससे पहले भी एक यहां पे प्रेसिडेंट का एड्रेस करवाना होता है। ठीक है, तो यहां पे जो बजट सेशन है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करेगी। पर्पस क्या होता है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ज्वाइंट सेशन है या ये जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है करवाना ही क्यों है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसके अंदर में जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं यूनियन गवर्नमेंट की, उनका एक आउटलाइन दिया जाता है कि इस साल गवर्नमेंट कहां पे फोकस करने वाली है, इस बार गवर्नमेंट का प्लान क्या है, वो सब इस प्रेसिडेंट एड्रेस में करा जाता है। तो ये प्रेसिडेंट एड्रेस कौन प्रिपेयर करता है, तो रिमेंबर दिस कि इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन प्रिपेयर करेगा इसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं आपके। ओके, सो डिफरेंट मिनिस्टर्स की जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो क्या क्या इस बार प्लानिंग कर रहे हैं, उसको यहां पे सेंटर में रखते हुए यहां पे इसको प्लान करा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या नहीं है, इट इज नॉट ए पर्सनल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का ऑफिस यहां पे कोई स्पीच नहीं दे रहा है, वो सिर्फ यहां पे आउटलाइन कर रहा है। एंड बिकॉज यहां पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो यहां पे लोकसभा और राज्यसभा जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जब भी आपका प्रेसिडेंट का एड्रेस कंप्लीट हो जाता है, ओके, जब प्रेसिडेंट एड्रेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में इसमें डिस्कशन होता है। ओके, अगर मुझे कोई भी डिस्कशन करना है पार्लियामेंट के अंदर में, तो मैं ऐसे नहीं कि कोई भी एमपी खड़ा हुआ और उसने अपनी स्पीच देनी स्टार्ट कर दी, वो इसमें क्या करेगा, उसमें वो एक मोशन इंट्रोड्यूस करेगा जिसको बोला जाता है प्रेसिडेंट एड्रेस के अगेंस्ट में जो मोशन आता है उसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। ओके, तो जो प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद में जो लोकसभा राज्यसभा में इस पर डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन के लिए कौन सा मोशन आता है, मोशन ऑफ थैंक्स आता है। थैंक दिया जा रहा है प्रेसिडेंट को उनके एड्रेस के लिए। तो ये जो मोशन होता है ये स्टार्ट होता है लोकसभा में और लोकसभा से मूव करता है राज्यसभा में। ओके, अब यहां पे जब लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही है तो डिस्कशन की जो पावर है, डिबेट करने की पावर, वो तो इक्विवेलेंट है, बट यहां पे इस पे वोटिंग भी करी जाती है और वो वोटिंग की पावर सिर्फ लोकसभा के पास होती है, वोटिंग की पावर राज्यसभा के पास नहीं होती है, डिबेट की पावर दोनों के पास होती है। ठीक है, तो डिबेट की पावर दोनों के पास में होती है। और यहां पे जैसे लेट्स से कि पहले मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में आया है, तो लोकसभा के अंदर में इसमें डिबेट होगा, पूरा डिस्कशन होगा, और उसके बाद में बिकॉज ये प्रेसिडेंट के बारे में नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में है, तो यहां पे जो लोकसभा है वो उसके अंदर में अमेंडमेंट्स मूव कर सकती है, चेंजेस यहां पे रिकमेंड कर सकती है कि जो प्रेसिडेंट एड्रेस है इसमें जो प्रेसिडेंट ने इस लेट्स से कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पे जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसके अंदर में हमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो अमेंडमेंट मूव कर सकती है। एंड ऑल्सो मोशन के टाइम जब डिबेट चल रहा है, अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी कर सकती हैं, तो यहां पे वो अमेंडमेंट भी मूव कर सकते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में वोटिंग होती है, और इसके बाद में वोटिंग होती है। अगर मोशन ऑफ थैंक्स आपका डिफीट हो जाता है कि लोकसभा डज नॉट एग्री विद द पार्लियामेंट, डज नॉट एग्री विद द प्रेसिडेंट एड्रेस, प्रेसिडेंट एड्रेस से डिसएग्री करने का मतलब क्या है, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, यानी लोकसभा को गवर्नमेंट की पॉलिसी से एग्रीमेंट नहीं है, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी से एग्रीमेंट नहीं तो गवर्नमेंट का पर्पस ही क्या है, तो उस केस के अंदर में वोटिंग अगर फेल हो जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को रिमूव किया जा सकता है। ओके, तो अगर वोटिंग यहां पे फेल हो जाए, अगर यहां पे उसके अगेंस्ट में चला जाए मोशन ऑफ थैंक्स, तो फिर गवर्नमेंट को रिमूव तक किया जा सकता है, और वोटिंग अगर पास हो जाती है तो इट मूव्स टू द राज्यसभा। ओके, राज्यसभा में मूव होती है, राज्यसभा के अंदर में भी डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और यहां पे वो चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं, यहां पे वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उस प्रेसिडेंट एड्रेस में, यहां पे वो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस को सजेस्ट कर सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट वोट अगेंस्ट इट। ओके, तो वोटिंग नहीं करते हैं, डिस्कशन, डिबेट और सजेशंस वो यहां पे दे सकते हैं। तो यहां पे जो प्रेसिडेंट एड्रेस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक प्रोसेस है,
बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एक कस्टम है जिसके अंदर में हर साल शुरू होने से पहले पार्लियामेंट को जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसका आउटलाइन दिया जाता है और उसके ऊपर पे यहाँ पे डिबेट डिस्कशन होता है और फिर वोटिंग होती है, सो दैट अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, लोकसभा को लगता है कि गवर्नमेंट में चेंजेस करने चाहिए, तो वो यहाँ पे रिकमेंड कर सकती है। सेम गोज विद राज्यसभा ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी कि एनएचआरसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया एंड ही हैज सेड कि एनएचआरसी ने एक डिस्कशन किया था और उन्होंने यहां पे जो राइट्स का वायलेशन हो रहा है, किस कंटेक्स्ट में, कि जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये जो न्यूज है इसका मैं कंटेक्स्ट आपको देता हूं। देखिए, पिछले 2 साल के अंदर में ऐसे कई केस सामने आए थे जिसमें जो इंडिया के हाईएस्ट लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं, जो आईएएस ऑब्वियसली, तो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस है, उसमें कई ऐसे एलिजिड केसेस आ रहे हैं जिसके अंदर में ये फाउंड आउट किया जा रहा है कि जो पर्सन सेलेक्ट हुआ है अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, वो एक्चुअल में डिसेबिलिटी कोटा के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, मतलब वो डिसेबिलिटी कोटा उसको मिलना ही नहीं चाहिए था और पॉसिबली इट्स अ केस ऑफ फेक सर्टिफिकेट। ओके, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस आया था पूजा खेडकर का, जो एक महाराष्ट्र के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती है एंड शी हैज शोन हर टू बी अ डिसेबल्ड पर्सन बट एक्चुअल में शी इज नॉट अ डिसेबल्ड पर्सन। इस टाइप का एक केस है जो आपका कोर्ट में अभी तक चल रहा है। ओके, अब वो सच है या नहीं है कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि मैटर सब जुडाइस है तो उस पर हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। बट ऐसे कई केसेस फिर न्यूज में आना स्टार्ट हुए कि ये एक और पर्सन है जो अदरवाइज आप अगर सोशल मीडिया पे देखोगे या आप कहीं और इनका अगर पब्लिक अपीयरेंस देखते हैं तो वहां पे कहीं भी डिसेबिलिटी ऑब्जर्व नहीं हो रही है, तो पॉसिबली इट इज अ केस ऑफ फेक सर्टिफिकेशन। तो इस वजह से जो आपकी एजेंसीज है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, उन्होंने क्या डिसाइड करा है, जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं जो आपके डिसेबिलिटी कोटा के अंदर में सेलेक्ट हुए, सेलेक्ट हुए, उनके सर्टिफिकेट्स को रीवेरीफाई किया जाएगा। तो यहां पे एनएचआरसी जो स्टैंड करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे, तो जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उनके भी राइट्स हैं। तो कहीं ना कहीं एनएचआरसी ने कहा है कि जब आप रीवेरिफिकेशन कर रहे हो और सारे केसेस का रीवेरिफिकेशन कर रहे हो, तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है, उनका जो डिग्निटी है वो यहां पे कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। सो दे हैव सजेस्टेड कि जो यहां पे रीवेरिफिकेशन प्रोसेस है इट शुड बी लिमिटेड टू द सस्पिशियस केसेस। तो जहां पे कोई सस्पिशन रेज करा हुआ, स्पेसिफिक सस्पिशन है, वहां पे आप रीवेरिफिकेशन करिए। जहां पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जहां पे लेट्स से विजिबल है, आपको एकदम विजिबल है कि भाई यहां पे डिसेबिलिटी है या यहां पे सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर है, उस केस के अंदर में यहां पे रीवेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो एनएचआरसी ने इस तरह से स्टेटमेंट दिया है। सो बिकॉज एनएचआरसी न्यूज में और एनएचआरसी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। तो ये आई एम श्योर ये केस आपको समझ में आ गया होगा, बट बिकॉज यहां पे एनएचआरसी आ चुका है तो हमें एनएचआरसी के बारे में भी बेसिक्स पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर एनएचआरसी का क्वेश्चन आ गया आपके, तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है। सो दे कैन सिंपली आस्क यू व्हाट डज एनएचआरसी स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म क्या है एनएचआरसी का, तो वो ये पूछ सकते हैं आपसे। ओके, सो एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सिंपल सा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब आप कहोगे सर ये भी कोई चीज है, बट बिलीव मी स्टूडेंट्स की भाई बहुत सारे आपके ही फ्रेंड्स हैं जो ये पॉइंट्स भी नहीं जानते हैं और आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो ये गलत करके आते हैं, और आप भी मत समझिए हो सकता है आप भी गलत कर दें। इसका रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि आपके जो ऑप्शंस आते हैं वो बहुत क्लोज आते हैं। उसमें एक होगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और एक होगा नेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन, एक होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी। ये 3 वर्ड सेम रहेंगे, सिर्फ लास्ट का वर्ड चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्टली क्या फुल फॉर्म है वो पता हो, नहीं तो आप ये क्वेश्चन बहुत बार गलत करते हैं कई स्टूडेंट्स। ओके, और जल्दबाजी में प्लीज गलत मत करिए। अभी इसके बाद हम 20 जी के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी स्टूडेंट जल्दी करने के चक्कर में क्या करते हैं, आंसर गलत दे देते हैं। सो लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द ऑप्शंस, टेक अ सेकंड, एक सेकंड लीजिए और उसमें देखिए कि क्या आंसर सही है। ओके, क्योंकि अगर आपने एक बार ओएमआर गलत फिल कर दी तो फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ओके, एनीवे लेट्स मूव अहेड। तो एनएचआरसी जो है, व्हाट इज इट? सो एनएचआरसी जो है आपका ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब जिनको नहीं पता स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी वर्ड आता है स्टैट्यूट से। ओके, और स्टैट्यूट क्या होता है, लॉ। और यहां जब मैं लॉ की बात कर रहा हूं तो यह तो पार्लियामेंट का लॉ है या लेजिस्लेटिव असेंबली का लॉ है। ओके, तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई लॉ बना है और उसके अंदर में ये बॉडी क्रिएट करी गई है।
तो जो एनएचआरसी है, बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, दे थिंक ह्यूमन राइट्स की बॉडी तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इट इज इन द लॉ। कौन सा लॉ है? लॉ भी आपको पता होना चाहिए, लॉ का नाम पूछ सकते हैं, क्योंकि एनएचआरसी एक्ट नहीं है कोई, लॉ का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर में हमने एनएचआरसी को क्रिएट करा है। एंड एज अ नेम सजेस्ट, किस पर्पस के लिए? ह्यूमन राइट का कमीशन है, तो मेन जॉब क्या है इसका कि भाई ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसमें एक्शन लेना या रिकमेंड करना। ओके, तो फंक्शन देखिए क्या क्या है, फंक्शंस वो ही हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इट फंक्शंस टू इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट वायलेशन, कि भाई अगर कहीं पे ह्यूमन राइट वायलेशंस कॉल करे गए हैं तो उस केस के अंदर में उसमें इंक्वायर करना। सेकंड क्या है? सेफगार्ड्स को रिव्यू करना, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉज में जो ह्यूमन राइट्स के लिए सेफगार्ड्स दिए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके फंडामेंटल राइट्स ही हो गए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के साथ कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, बट अगर मैं एक ब्रॉडर कैटेगरी दूं तो वो एक ह्यूमन राइट्स का भी तो वायलेशन है। तो उस केस के अंदर में जो सेफगार्ड्स है उनको रिव्यू करना। और थर्ड इज एडवाइज गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी एंड लीगल रिफॉर्म। तो यहां पे ये इंक्वायर करते हैं, सेफगार्ड्स को रिव्यू करते हैं और यहां पे गवर्नमेंट को एडवाइज करते हैं। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन मैं कर रहा हूं आपके लिए कि यहां पे लिखा है एडवाइज गवर्नमेंट। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, और ये कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है कि एनएचआरसी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एनएचआरसी जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इट इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकती है। यहां पे अगर किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रहा है, लेट्स से सीसीटीवी कैमरा में शो हो रहा है कि यस ह्यूमन राइट का वायलेशन है, और यहां पे एनएचआरसी अगर उसको पनिश करना चाहती है तो पनिश नहीं कर सकती है। वो रिकमेंडेटरी बॉडी है और वो गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है, कोर्ट में जाके रिकमेंडेशन कर सकती है कि इस केस के अंदर में या इस फैक्चुअल सिचुएशन में केस फाइल किया जाए और जो इसमें इन्वॉल्व है, एक्यूज्ड है, उनके अगेंस्ट में प्रॉपर एक्शन लिया जाए। ओके, तो ये इसका फंक्शन है। हेडक्वार्टर कहां पे इसका? न्यू दिल्ली के अंदर में। ओके, तो ये देखिए, ये सारे अगर आप देखें इनमें से जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करते हैं। इसके अलावा जब भी कोई आप स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ें, उसका कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले इसके अंदर में कितने चेयरमैन, कितने मेंबर्स होते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली इसकी जो चेयरपर्सन है, इसका जो चेयरपर्सन बनता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। और वो क्वालिफिकेशन क्या है कि इसके अंदर में या तो इंडिया का फॉर्मर सीजीआई या फिर कोई फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, सिर्फ वो ही इसका चेयरपर्सन बन सकता है। यानी कि इसको हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर ही हेड करता है एनएचआरसी को। ओके, अब देखिए यहां पे मैं एक और चीज क्लियर करता हूं। इसका जो चेयरपर्सन का क्राइटेरिया है उसमें जब ओरिजिनली 93 में लॉ बनाया गया था, इट वाज जस्ट फॉर्मर सीजीआई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं, कोई फॉर्मर सीजीआई इसको हेड करेगा। लेकिन 29 के अंदर में इसको चेंज करके क्या करा, इसके अंदर में क्या करा गया कि या तो फॉर्मर सीजीआई या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जो है, या पर्सन एलिजिबल टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, वो इसका चेयरपर्सन बन सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से इसको किया गया था, विच इज कि इंडिया की अगर हम हिस्ट्री देखें, सीजीआई के जो हमारे फॉर्मर ऑफिसर्स हैं उनकी हिस्ट्री देखें, तो कोई भी विमेन सीजीआई इंडिया में अभी तक नहीं बनी है। पॉसिबली अगले साल या उसके अगले साल में 2027 ही पॉसिबल है शायद, जिसमें एक आपकी प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट जज है, विमेन सुप्रीम कोर्ट जज है, जो इंडिया की फर्स्ट सीजीआई बन सकती हैं। तो क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि who is going to be the possible first women CGI of India? ओके, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में अगर बता सकते हैं तो बताइए प्लीज। एनीवे, एज आई वाज सेइंग कि इसका क्वालिफिकेशन में चेंज किया सो दैट यहां पे जो विमेन जजेस हैं उनको भी यहां पे एनएचआरसी का हेड बनाया जा सके। ओके, सो देयर इज वन चेयरपर्सन। इसके अलावा इसमें 5 और मेंबर्स होते हैं। ओके, कौन कौन होते हैं? तो एक तो हो गया आपका सीजीआई या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा मेंबर्स में एक और फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा। ओके, तो जो मेंबर्स होंगे उसमें एक और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होगा, एक और उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा। ओके, इसके अलावा एक और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, और 3 मेंबर्स और जो ह्यूमन राइट्स की नॉलेज रखते हैं, मतलब उस एरिया में वर्क करते हैं। वो हो सकता है जुडिशरी से बिलोंग करे, वो हो सकता है गवर्नमेंट से बिलोंग करे, और वो ये भी हो सकता है कि वो
किसी से बिलोंग ना करे, सिविल सोसाइटी और कॉमन सिटीजन हो। तो इस तरीके से आप 5 तो ये मेंबर्स हो गए और एक आपका नॉट सीजेआई बट एक चेयरपर्सन हो गया। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। अब ये एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? जहां पर भी आप एक्स ऑफिशियो वर्ड पढ़ो, एक्स ऑफिशियो वर्ड का मतलब ही होता है। अब देखिए यहां पे आपका लीगल, जीके और इंग्लिश का भी काम हो रहा है। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। ओके, तो इनको अलग से अपॉइंट नहीं किया गया है, बिकॉज ये जिस ऑफिस को होल्ड करते हैं, जो उस ऑफिस का चेयरपर्सन होता है, वो ऑटोमेटिकली इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखिए कि इंडिया में जो कोई भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, माइनॉरिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सबके जो नेशनल कमीशंस बनाए गए हैं, ओबीसी का भी एक कमीशन है, उन सबके चेयरपर्सन ऑटोमेटिकली एनएचआरसी के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब कि बिकॉज वो उसके चेयरपर्सन है, तो ऑटोमेटिकली बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस दे वुड बी कंसिडर्ड मेंबर्स ऑफ इट। ठीक है, अभी मैं देख पा रहा हूं इंद्रेश, डीपी गेमिंग, इन दोनों ने सही आंसर दिया है। बीवी नागरत्न, बिल्कुल सही जवाब है दोनों का कि यस, पॉसिबली शी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन सीजीआई ऑफ इंडिया। ओके, तो यहां पे ये आपकी मेंबरशिप है। इसके बाद आपको एक जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि जो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है क्लैट में, एलेट में, स्लैट के अंदर में, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में, कि भाई आप बता दीजिए कि इंडिया का जो एनएचआरसी थी, फर्स्ट एनएचआरसी थी, उसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? तो ये थे फॉर्मर सीजीआई जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। तो पहले जो आपके एनएचआरसी के चेयरपर्सन थे वो थे फॉर्मर सीजीआई जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, और करंट चेयरपर्सन कौन है? फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। ओके, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। ओके, तो एनएचआरसी के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है, कैन द ईडी फाइल रिट पिटीशंस बिफोर कोर्ट्स? ओके, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ गया यहां पे कि देखिए क्वेश्चन ये है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर में रिट पिटीशन फाइल कर सकती है क्या? ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये हम एकदम लास्ट में लेंगे। पहले रिट पिटीशन क्या होती है उसको समझ लेते हैं, और एक बार अगर आपको वो चीज समझ में आ गई कि रिट पिटीशन की पावर क्या है, कौन उसको फाइल कर सकता है, तो शायद आप खुद भी इसको आंसर कर पाएंगे क्या ईडी रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अभी यही क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर रहा है। ओके, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिट जुरिडिक्शन का, उसमें दो आर्टिकल्स हैं आपके। एक तो है आर्टिकल 32 और एक है आर्टिकल 226। ठीक है, 226 भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएगा। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है रिट जुरिडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 प्रोवाइड करता है रिट जुरिडिक्शन टू हाई कोर्ट। अब ये रिट जुरिडिक्शन क्या होता है? तो रिट जुरिडिक्शन इज अ स्पेसिफिक पावर, is a power of courts to give relief, power of courts to give relief for violation of rights. अब देखिए मैंने यहां क्या लिखा है, पावर ऑफ कोर्ट्स टू गिव रिलीफ फॉर वायलेशन ऑफ राइट्स। मैंने यहां पे इसके आगे कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगाया, कोई एडजेक्टिव यूज नहीं करा है, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट या ऑल टाइप ऑफ राइट्स। मैंने यहां पे ऑफ राइट्स लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मैं अभी आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का नहीं बोल रहा हूं, मैं रिट का मतलब क्या होता है वो बता रहा हूं आपको। तो रिट का मतलब क्या है? पावर ऑफ कोर्ट्स टू गिव रिलीफ टू फॉर वायलेशन ऑफ राइट्स। ओके, अब यहां पे जब मैं इसको क्वालिफाई करूंगा वो तब होगा जब मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की स्पेसिफिक पावर की बात करता हूं। जैसे कि अगर मैं यहां सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर की बात करूं तो यहां पे क्या होगा? पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू गिव रिलीफ फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली। ठीक है, यहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूं? फंडामेंटल राइट, और मैं ओनली भी यूज कर रहा हूं। यानी कि अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है उस केस में, एंड ओनली उस केस के अंदर में मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में अप्रोच कर सकता हूं। ओके, आई एम श्योर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और ये मैंने, अगर आप स्लाइड देखोगे वहां पे लिखा हुआ भी है, आर्टिकल 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या पावर है? इट हैज द पावर टू इश्यू रिट्स ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या पावर है? इट हैज पावर टू इश्यू रिट्स ओनली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, और ये जो आपका राइट है, ये जो आपका राइट है टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं, ये आर्टिकल 32 में एक आपका अपने यहां फंडामेंटल राइट है।
यानी कि कोई फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के लिए आपको एक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है जो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, यानी कि इस राइट को जो गवर्नमेंट है, जो आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये इन इटसेल्फ आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर 32 में एक लिमिटेशन देखो, वो क्या है कि सिर्फ आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए जाते हैं। तो व्हाट इफ मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ है, मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हुआ है, या मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ है, या फिर किसी और पर्पस के लिए मुझे जाना है, तो क्या कोई रेमेडी है? तो आंसर इज यस। उसके बाद आपको आर्टिकल 226 में जाना पड़ेगा। तो ऑल दो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं, हायरार्किकल सिस्टम है हमारा कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आता है। तो उसमें हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अंदर में, उसको हमने ज्यादा पावर दी है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, हायरार्की में ऊपर आता है, लेकिन अगर पावर ऑफ रिट्स देखी जाए तो वो हाई कोर्ट के पास में ज्यादा है। तो यहां पे इनके पास में ब्रॉडर जुडिक्शन होता है। सो यस, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपका लीगल राइट का वायलेशन है, तब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, आप कहां होगे? हाई कोर्ट में। तो लीगल राइट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ, स्टैट्यूटरी राइट हुआ, उन सब के लिए आपको कहां पे आना है? आपको आना है हाई कोर्ट के लिए। और सिर्फ इसके लिए नहीं, फॉर एनी अदर पर्पस। अब एनी अदर पर्पस में बहुत कुछ आ सकता है, कोई ड्यूटी आ सकती है, कोई और राइट आ सकता है जो आपका कहीं पर रिटर्न ना हो, अनरिटर्न कोई राइट हो सकता है, कोई रेमेडी हो सकती है जो अदरवाइज आपको अवेलेबल नहीं हो, बट आपको ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे वो रेमेडी मिलनी चाहिए। तो उन सब सिचुएशन में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, आप हाई कोर्ट जा पाओगे। ओके, तो यहां पे हाई कोर्ट की पावर क्या है? ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन इसमें एक और क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या है कि जो रिट की पावर होती है वो डिस्क्रिशनरी है। इसका मतलब यह है कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये कोर्ट डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लगता है कि आपको रिट जुडिक्शन की रेमेडी नहीं मिलनी चाहिए, तो उस केस में आपको यह चीज नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरा क्या है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रेमेडी अगर अवेलेबल है तो भी रिफ्यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर यहां पे कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी जो है वो अवेलेबल हो। तो यहां पे समझने की बात क्या है कि अगर यहां पे ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है, तो उस केस के अंदर में, ऑल्टरनेटिव रेमेडी के केस के अंदर में, आपको यहां से रेमेडी रिफ्यूज कर दी जाएगी और आपको आ जाएगा कि आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए, प्रॉपर फोरम में जाइए। ओके, तो यह है आर्टिकल 226 का। ठीक है, अब आप अगर ये समझ गए हो कि यहां पे 32 और 226 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास में रिट की पावर है, तो आप करंट केस को भी समझ पाओगे। ओके, एक और चीज मुझे बतानी चाहिए, विच इज कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर में कौन कौन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ओके, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लेट्स से अगर किसी फॉरेनर का, किसी पाकिस्तानी का अगर राइट वायलेट होता है, एग्जाम्पल लेट्स से फंडामेंटल राइट का वायलेट लेते हैं कि लेट्स से उसका राइट टू इक्वालिटी जो है वो वायलेट हुआ है इंडिया में, वो एज अ टूरिस्ट आया था और उसको ताजमहल विजिट करना था, और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या पुलिस पर्सनल है, उन्होंने उनको ताजमहल में एंट्री नहीं दी, क्लेमिंग कि आप पाकिस्तानी, आपको नहीं एंट्री मिलेगी। तो क्या वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट फाइल कर सकता है या नहीं? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यस और नो में कि क्या वो रिट फाइल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपका फॉरेनर्स को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, सो व्हाइल यू आंसर दिस, लेट मी मूव अहेड थोड़ा सा। तो देखिए यहां पे जो आर्टिकल 14 है वो सिर्फ सिटीजन्स को नहीं मिला हुआ, वो सब पर्सन्स को मिला हुआ है, यानी कि इवन फॉरेनर्स कैन कम। ओके, सो इंडिया में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, बाकी के लीगल राइट्स हैं, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होते हैं, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, यानी चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, दोनों को अवेलेबल होते हैं। तो उस केस के अंदर में कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं, लोग हैं जो आपके कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर वायलेशन ऑफ राइट? तो आप एक चीज ध्यान रखना, उसके लिए हम जो लॉ में टर्म यूज करते हैं वो है लीगल पर्सन्स, जिनको हम अदरवाइज ज्यूरिस्टिक पर्सन भी कहते हैं। ज्यूरिस्टिक पर्सन और लीगल पर्सन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। ओके, लीगल पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। और इसमें बात क्या है? बात यह है भाई कि अगर राइट का वायलेशन हुआ है तो सिर्फ जो लीगल पर्सन की कैटेगरी में आता है वो ही कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो लीगल पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन आएगा? सो ऑब्वियसली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं सारे वो आ जाएंगे,
ओके। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंगली जो ह्यूमंस नहीं है जैसे कि कंपनी, तो वो आर्टिफिशियल पर्संस में काउंट होते हैं, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। तो जितनी भी ये है कंपनीज हो गई आपकी, तो कंपनीज की तरह जैसे आपने ट्रस्ट का सुना होगा, ओके, आपने सुना होगा एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये हो गए। तो आपकी हर टाइप की कंपनी हो गई, ट्रस्ट हो गई, एनजीओ हो गई। ह्यूमन बींग्स लिखा है तो इसके अंदर में आपके सिटीजन्स भी आ गए और नॉन सिटीजन्स भी आ गए। अब मैंने ह्यूमन बींग्स लिखा है बिकॉज ह्यूमंस के अलावा और लिविंग में क्या आएगा, एनिमल्स और बर्ड्स आएंगे। एनिमल्स और बर्ड्स को यहां पे आपके राइट्स जो होते हैं एज ऑफ नाउ नहीं मिले हैं, हो सकता है आगे जाके उनके राइट्स रिकॉग्नाइज हो जाएं। अभी तक क्या है, उनको अभी तक फंडामेंटल राइट्स, बाकी के राइट्स नहीं मिले, उनको डिफरेंट माना गया है। ओके, तो कंपनीज हो गई, ट्रस्ट हो गई, एनजीओस हो गई, ये सब आपके इसमें आएंगे। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा विच इज द गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गया इसमें, स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया, ओके। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी मैं लिख सकता हूं इसमें, सो दैट मैं इसलिए लिख रहा हूं सो दैट आपको ये कंफ्यूजन ना हो। तो लोकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की एज वेल एज इंटरनेशनल, तो चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल हो, ओके, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है लोकल या इंटरनेशनल, ये सब भी क्या कर सकते हैं, ये सब भी इसके अंदर में कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई यहां पे फंडामेंटल राइट या लीगल राइट का वायलेशन हो। एंड इवन गवर्नमेंट भी जो है वो लीगल पर्सन की डेफिनेशन में आती है। तो यहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो केस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे केस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझिए कि देखिए क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में डिपार्टमेंट है, तो जो ये पर्टिकुलर केस है इसमें ईडी ने केरला की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिट फाइल करी है। अब अगर ईडी लीगल पर्सन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा या अदरवाइज रिट फाइल नहीं कर सकता है, तो यहां पे उसकी जो रेमेडी है उसे कोर्ट से नहीं मिलेगी। अगर वो लीगल पर्सन की डेफिनेशन में नहीं है तो उसे नहीं मिलेगी। तो यहां पे ईडी ने केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिट फाइल करी, रिट ऑफ मैंडेमस फाइल करी जाती है जब किसी गवर्नमेंट से कोई आपको इंपॉर्टेंट काम करवाना हो, जो उसकी ड्यूटी है वो करवाना हो। जैसे कि यहां पे अगर केस के कंटेक्स्ट में जाए कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो उसको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर में बहुत सारा गोल्ड स्मगल करा जा रहा है, और इस बार जो गोल्ड इन्होंने सीज करा था वो एक डिप्लोमेटिक बैगेज में आया था। डिप्लोमेटिक बैगेज क्या है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट ऑफिशियल या इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसका जो बैगेज होता है वो डिप्लोमेटिक बैगेज होता है और इसको यूजुअली चेक नहीं किया जाता है। ओके, यूजुअली इसको कस्टम्स में चेक नहीं किया जाता है, लेकिन यहां पे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो चेक करते हैं, दे फाउंड 30 kg ऑफ गोल्ड। उनको 30 kg का गोल्ड यहां पे सीज होता है, और उसमें जो पर्सन्स के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन जब उन्हें मिलती है तो वो उसको अरेस्ट करते हैं। और यहां पे केरला की जो गवर्नमेंट है वो ये क्लेम करती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यहां पे जो डिस्कवरी हुई है वो कंसर्न पर्सन से नहीं है और इन्होंने उनको कोर्स करा, फोर्स किया है। तो यहां पे बिकॉज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को स्टेट ऑफ केरला हिंडर कर रही है उनका काम करने से, तो वो हाई कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि जितना भी कॉल फॉर रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इन सब के, जो पूरा कुछ हुआ है इंसिडेंट, ये सारे रिकॉर्ड्स यहां पे कोर्ट में प्रेजेंट किए जाएं और ईडी को दिए जाएं, सो दैट वो अपना केस वो प्रूव कर पाए। तो यहां पे केरला की गवर्नमेंट क्रॉस आर्ग्यू करती है कि जो ईडी है ये एक ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट एक लीगल पर्सन नहीं है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है और बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसलिए तो प्रॉपर रेमेडी क्या है, प्रॉपर रेमेडी कोर्ट ने कहा, बिकॉज नॉट कोर्ट, प्रॉपर रेमेडी केरला गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ईडी बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है और इसको स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस फाइल कर रहा है, तो प्रॉपर रेमेडी है कि आर्टिकल 131 के अंदर में आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें जो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को करता है। बिकॉज ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है और ईडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में कर रही है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक्शन करना चाहती है। तो यहां पे उसके पास में रिट की रेमेडी नहीं है, उसके पास में आर्टिकल 131 के अंदर में सिविल सूट फाइल करने का पार्ट है, यानी सिविल सूट फाइल करिए आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो केरला हाई कोर्ट में यह आर्ग्यूमेंट दिया गया, केरला हाई कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया।
उसने क्या कहा, ईडी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ईडी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और हाईकोर्ट के अंदर में ईडी इस तरीके से केस जो है उसको एंटर करवा सकती है, रिट पिटीशन फाइल कर सकती है। अब देखिए, अगर आप ये पूरी इस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आई ये वाली चीज तो आप प्लीज वापस से इसको देखना, एक दो बार धीरे धीरे देखोगे आपको समझ में आ जाएगी। ओके, एनीवे यहां पे मैंने वो क्या बताया था कि रिट पिटीशन कौन फाइल कर सकता है, जुरिस्डिक्ट पर्सन कर सकता, और गवर्नमेंट भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो जुरिस्डिक्ट पर्सन में फॉल करती है। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्म होने के बाद भी, यूनियन गवर्नमेंट का आर्म होने के बाद भी ईडी जो है वो फाइल कर सकती है। तो फिर यहां पे ये आर्ग्यूमेंट क्यों आ रहा है कि बिकॉज वो जुरिस्डिक्ट पर्सन नहीं है तो ये चीज कर सकते हो? उसका रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये चीज कही हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये चीज कही हुई है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इश्यू है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इश्यू है तो उस केस के अंदर में दे शुड अवॉइड डूइंग रिट जुरिडिक्शन। ओके, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई इश्यू है तो उन्हें कोर्ट का रास्ता या एटलीस्ट रिट पिटीशंस फाइल नहीं करनी चाहिए। इट डज नॉट लुक ऑन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट में फाइट कर रहे हैं और राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में कोई इश्यू है तो आप खुद से डिस्कशन कर लीजिए, ओके, रेदर देन कमिंग टू कोर्ट, या तो आप डिस्कशन करिए, या फिर अगर आपका डिस्प्यूट अनरिजॉल्वेबल है तो आप आर्टिकल 131 में आइए। तो मैं ये पॉइंट आपको क्यों क्लियर कर रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको ये क्या समझा रहा हूं यहां पे कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन चाहे तो रिट फाइल कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस में क्या कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिट्स को अवॉइड करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, या फिर म्यूचुअली आर्टिकल 131 के अंदर में केस फाइल करना चाहिए सो दैट इस तरह के इश्यूज आगे रेस ना हो। ओके, तो यहां पे फाइनल कंक्लूजन हम निकाले, यहां पे केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि ईडी स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसके पास में लोकस स्टैंड है रिट पिटीशन फाइल करने का, तो वो रिट फाइल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट में केरला ने फिर से ये आर्गुमेंट दिया है कि ईडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, और आपने ही कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर स्टेट गवर्नमेंट से कोई इश्यू है तो आप रिट नहीं फाइल करिए, आप 32(2)26 में मत आइए, आप 131 में केस फाइल करिए। ठीक है तो अब यहां पे जो बेसिक हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है तब मिलेगा, बट अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि फाइल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रेमेडी अभी कहां है, आर्टिकल 131 में है बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस। अब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको रिप्लेस कर दे, इसको रिव्यू कर दे, बट एज ऑफ नाउ तो करंट जो आपका लीगल सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है, वो यही है कि वो इस तरीके से फाइल होगा। ओके, अब एज हैज बीन द कस्टम कि हम सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं देखते, हम दोनों न्यूज़पेपर देखते हैं। अब ये जो न्यूज है ये हिंदू में नहीं आई है, ये सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में आई है। ओके, व्हाट इज द न्यूज? द न्यूज इज कि जयशंकर जो है वो एक मिनरल्स मीट अटेंड कर रहे हैं यूएस के अंदर में, विच इज होस्टेड बाय मार्क रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ओके, तो यहां पे कौन सा आपका हुआ है, ओके, ये इसमें थोड़ा हाइड हो चुका है, बट फिर भी मैं आपको नीचे लिखा हुआ यही लिखा हुआ है, इट इज द इनॉग्रल क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल। ओके, क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल करके एक मीटिंग है। व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली अ मीटिंग ऑफ द मिनिस्टर्स। ओके, और किसने कॉल करी है? इट हैज बीन कॉल्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस मार्को रूबियो। अब यहां पे आपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में तो सुना ही नहीं होगा। ओके, हम सेक्रेटरीज की बात तो करते हैं गवर्नमेंट में, वो यूजुअली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं हाईएस्ट लेवल के, लेकिन यहां पे जो यूएस में सेक्रेटरी स्टेट होता है, डू यू नो कि वो इंडिया में किसके इक्विवेलेंट है? सो इज इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है उसको अगर आप इंडिया के किसी ऑफिसर से कंपेयर करोगे तो वो कौन हो जाएगा? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इंडिया का मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है अभी? ओके, देखिए इस बार आपके एग्जाम में कैबिनेट मिनिस्टर पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप बता सकते हैं मुझे अगर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है अभी इंडिया का। ओके, तो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, उन्होंने ये क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल यहां पे अनाउंस करी है। व्हाट इज इट? इट इज अ मल्टीलैटरल, मतलब डिफरेंट कंट्रीज वुड पार्टिसिपेट इन अ मिनिस्ट्रियल लेवल इनिशिएटिव, मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल, मिनिस्टर के लेवल पे यहां पे ये मीटिंग हेल्ड करी जा रही है।
क्या है ये? इट्स ओनली अ मीटिंग, इट्स नॉट अ ट्रीटी और बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ओके, इस मीटिंग में जो भी फाइनलाइज होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिकमेंडेटरी एज ऑफ नाउ। इट इज व्हाट? इट इज अ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड डायलॉग प्लेटफॉर्म। एक्सक्यूज मी, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड डिप्लोमेटिक एंड डायलॉग प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहां पे ये बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे एंड दे विल ट्राई टू फाइंड कम एट अ कॉमन ग्राउंड कि हमें क्रिटिकल मिनरल्स को लेके किस तरीके से आगे मूव फॉरवर्ड करना है। ओके, ऐसा वे सेइंग कि भाई यहां पे क्रिटिकल मिनरल्स को लेके अब सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स तो डिस्कस करूंगा, इतना ही न्यूज है, बट क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? अब आप क्या क्रिटिकल मिनरल्स क्या स्पेसिफिक टाइप का कोई मिनरल्स होता है? तो ऐसा नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स उन मिनरल्स को कहा जाता है जो किसी कंट्री के लिए, यानी हर कंट्री के क्रिटिकल मिनरल्स अलग हो सकते हैं। जैसे कि यूएस ने अभी सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाला, एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई सिल्वर इज राइजिंग इज बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स की यूएस की लिस्ट के अंदर में इसको इंकॉर्पोरेट करा गया है। ओके, तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? मिनरल्स क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ओके, तो यूजुअली जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो आज की न्यू एज टेक वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे चाहे मैं डिफेंस की बात कर लूं, मैं ईवीज की बात कर लूं, मैं सोलर पावर की बात कर लूं, मैं रॉकेट एनर्जी, स्पेस एनर्जी की बात कर लूं, मैं उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो जैसे इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ इंडिया, इंडिया ने लिस्ट निकाली है जिसमें उसने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को शॉर्टलिस्ट करा है कि ये इंडिया के लिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं। सिमिलरली यूएस की लिस्ट अलग होगी, चाइना की अलग होगी, रशिया की अलग होगी, डिपेंडिंग ऑन कि उसकी वैलिडिटी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मिनरल की, उसको वो क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर करते हैं। ओके, एंड बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स आर क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री, इसलिए ये जो सारी कंट्रीज हैं ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम समझेंगे तो यहां पे टारगेट किसको किया जा रहा है, क्यों ये इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आएगा। ओके, सो द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन ग्लोबल कॉपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। तो जो क्रिटिकल मिनरल का सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप आईफोन, बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे इसमें कि भाई एक आईफोन जो है, जब आप आईफोन को स्टोर से बाय करते हो तो लेट्स से अगर आपने इंडिया में बाय करा है, वो इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर हुआ है, तो हो सकता है कि वो इंडिया में असेंबल हुआ हो। ओके, कि यहां पे फैक्ट्री में डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल किया गया हो, और हो सकता है कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से आए हो। जैसे कि स्क्रीन जो है वो कोरिया से आई हो, साउथ कोरिया से। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कैलिफोर्निया यूएस में डेवलप हुआ हो। ओके, इसका जो कैमरा है वो लेट्स से आपका जापान से आया हो, और इसके जो डिफरेंट बटन है लेट्स से वो चाइना से आए हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आईफोन है ये एक जगह पे नहीं बना है, तो ये भी क्या है, ये सब क्या है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन है। ओके, डिफरेंट कंट्रीज जो है वहां से मटेरियल इकट्ठा होके फिर एक प्रोडक्ट बनता है। तो सिमिलरली जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो हो सकता है माइनिंग एक कंट्री में हो रही है, उनकी प्रोसेसिंग एक जगह हो रही है, रिफाइनिंग एक जगह हो रही है, उनको यूज किसी और इंडस्ट्री में किया जा रहा है, तो उस एस्पेक्ट से ये डिफरेंट इसके एरियाज ऑफ यूज आते हैं। ओके, तो उसमें हमें करना है। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू रिड्यूस ओवर डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू कंट्रीज। और इसमें फ्यू कंट्रीज भी लिखना गलत होगा, इसमें एक कंट्री लिख सकते हैं हम, विच इज चाइना। विच इज चाइना। चाइना इज वन कंट्री जिसपे बहुत ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स की डिपेंडेंस है, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं जो एक टाइप ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं, उसमें 90 से 95% माइनिंग, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग इज विथ ओनली वन कंट्री, चाइना। तो आप ये सोचिए कि अगर चाइना कल आपको कोर्स करना चाहे, फोर्स करना चाहे, तो वो इजीली आपको कोर्स कर सकता है टू डू व्हाट इट वांट्स। ठीक है, तो इसलिए इसको करना। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज वी ऑल्सो वांट की एनर्जी ट्रांजिशन हो टुवर्ड्स क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो इस पर्पस के लिए क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल जो है वो यूएस ने होस्ट करी है। किसने करी है? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने करी है, मार्को रूबियो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? इंडिया में आप जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो हो जाएगा। ओके, आई कैन सी योर कमेंट्स। यस, बिल्कुल सही इंद्रेश, आपने जयशंकर सुब्रमण्यम बिल्कुल सही है। और टोटल 17 क्रिटिकल, यस टोटल 17, ओके सॉरी नॉट सही, क्रिटिकल मिनरल 17 नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो क्रिटिकल मिनरल्स में एक कैटेगरी है, इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो आपके 17 होते हैं।
ओके। और क्रिटिकल मिनरल्स हर कंट्री के अलग होते हैं, तो उनका नंबर अलग होता है। आपसे पूछा जा सकता है इंडिया के क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं, वो है 30। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। क्रिटिकल मिनरल्स में कैटेगरी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, ये सब हम क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ यू कैन फोकस ऑन दिस। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है यहां पे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लास्ट न्यूज आपकी आज के लिए, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो सबसे ज्यादा न्यूज में चल रही है अभी, इस पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो यहां पे कंटेक्स्ट क्या है कि यूजीसी एक आपकी एजेंसी है, उसने एक नए आपके रेगुलेशंस लाए हैं। रेगुलेशंस क्या है? न्यू एंटी डिस्क्रिमिनेशन इक्विटी रेगुलेशंस 2026। ये भी मिस हो गया तो मैं इसको यहां लिख देता हूं आपके लिए। एंटी डिस्क्रिमिनेशन इक्विटी रेगुलेशंस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी डिस्क्रिमिनेशन इक्विटी रेगुलेशंस ऑफ 2025। तो यहां पे ये नए रेगुलेशंस आए हैं। एज द नेम सजेस्ट, डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इक्विटी को स्टैब्लिश करने के लिए बनाए गए हैं। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये रेगुलेशंस क्या है, इसमें इश्यूज क्या है, किस किस की कमिटी बनाई जाएगी, वो हम डिस्कस करेंगे। बट पहले ये जो डिस्क्रिमिनेशनरी रेगुलेटरीज आए, रेगुलेशंस आए, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिए? सो ये दिए हैं आपके यूजीसी ने। ओके, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो हायर एजुकेशन के लिए रेगुलेशंस को यहां पे स्टैंडर्डाइज करती है, उनको ले डाउन करती है। लेकिन पॉसिबली शायद हम ये टॉपिक लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल इसको रिप्लेस करने के लिए एक बिल आया है, एक नई बॉडी आने वाली है। नई बॉडी का नाम है HECI। तो अगर कोई मुझे बता सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई ये HECI क्या है। इसको रिप्लेस करके, यूजीसी को रिप्लेस करके, और वो AICTE को रिप्लेस भी करेगी, NTE को, NCTE को भी रिप्लेस करके एक सिंगल बॉडी आ रही है HECI। तो जब भी ये बिल पास होता, भी इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, तो ये बिल पास हो जाएगा तो यूजीसी एंड हो जाएगा और एक ये नई कमेटी आ जाएगी। एनीवे, करंटली हमारा केस जो है वो यूजीसी से रिलेट करता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। What is UGC? So it is your University Grants Commission, यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने वाली, पैसे देने वाला कमीशन। ओके, सो व्हाट इज इट? इट इज अ नेशनल लेवल बॉडी फॉर हायर एजुकेशन रेगुलेशन, उसके रेगुलेशंस ले डाउन करता है। ओके, कब स्टैब्लिश हुआ था? 56 में हुआ था। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट में आएगा। कौन सी यूजीसी, कौन सी बॉडी है वो, सॉरी लॉ है, इट इज द यूजीसी एक्ट। तो हमने इसके लिए अलग से लॉ बनाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से लॉ बनाया है, यूजीसी एक्ट 1956, जिसमें यूजीसी को क्रिएट किया गया है। और किस मिनिस्ट्री में आता है ये? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में फॉल करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? सो इट वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी नहीं थे, ये एक और चीज थे। व्हाट वाज ही वाज द फर्स्ट डैश ऑफ इंडिया। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, एस राधाकृष्णन फर्स्ट क्या रह चुके हैं? And he was also the second dash of India. अगर एस राधाकृष्णन के लिए के साथ आपको ये दो स्टेटमेंट्स मिलते हैं, he has hold the position of first dash of India and second dash of India, तो इसमें आप फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या फिल करोगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, एनीवे, एक और यहाँ पे एस राधाकृष्णन फर्स्ट चेयरपर्सन थे यूजीसी के, तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही होगी ये गवर्नमेंट के प्लान्स में। और करंट चेयरपर्सन कौन है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, जो पहले JNU आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है आपकी, JNU यूनिवर्सिटी दिल्ली की बहुत फेमस, उसके ये पहले चांसलर, वाइस चांसलर रह चुके हैं, एंड नाउ ही इज द चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी। ओके, तो यहां पे इन्होंने यहां पे रेगुलेशंस निकाले हैं। फंक्शंस क्या होते हैं यूजीसी के? तो सिंपल है, मेन तो है रेगुलेशन ले डाउन करना, जैसे कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स हायर एजुकेशन के होने चाहिए। यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन यही देता है, मतलब अगर आप कल कोई यूनिवर्सिटी ओपन करना चाहते हो, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को तभी, या अपने कॉलेज को यूनिवर्सिटी तभी बोल सकते हो जब यूजीसी ने आपको यहां पे रिकॉग्नाइज करा हो। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को ग्रांट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, पैसा भी गवर्नमेंट का जो एजुकेशन में जाता है, हायर एजुकेशन में, वो इनके थ्रू ही जाता है। इसके अलावा दे फ्रेम रेगुलेशंस फॉर academic standards, faculty qualification, student welfare and equity and inclusion.
ओके तो इन सब पर्पस के लिए यूजीसी क्या करती है, डिफरेंट रेगुलेशंस को ले डाउन करती है। इसके अलावा और क्या काम है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन हायर एजुकेशन क्या करना चाहिए, यूजीसी रेगुलेशंस का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा। यूजीसी ने रेगुलेशंस तो बना दिए, जैसे अभी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन क्या ये फॉलो होंगे या नहीं होंगे, इसका मॉनिटर कंप्लायंस करना है। एंड अनलाइक एनएचआरसी जो प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकता है, दे हैव द पावर टू टेक प्यूनिटिव एक्शन ऑल्सो अगेंस्ट नॉन कंप्लायंट। तो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रेगुलेशंस बनाए, बट किसी यूनिवर्सिटी ने अगर उनको फॉलो नहीं करा, जो कमिटी बनानी है वो नहीं बनाई, तो उस केस में दे कैन टेक प्यूनिटिव एक्शन ऑल्सो। ओके तो यहां पे नए यूजीसी रेगुलेशन जो आए, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी इक्विटी रेगुलेशंस, ये क्या है। ओके तो इसका पर्पस एज द नेम सजेस्ट, उसमें नाम में एंटी डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर किसी भी हायर एजुकेशन में, और यहां पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कौन कौन सा आ जाएगा, तो देखिए यहां पे सेंटर के इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, इसमें स्टेट लेवल की, यानी कि इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करा गया कि सिर्फ सेंटर की आएंगी, यूजीसी है तो सेंटर, स्टेट, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट भी। ओके तो सब यूनिवर्सिटीज के ऊपर पे अप्लाई होगा, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो। ओके हर जगह पे आप ऐसे समझिए, 12th क्लास के बाद जहां पर भी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है वो हायर एजुकेशन में फॉल करेगा, और ये जो रेगुलेशंस है ये सब एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सब पे ये अप्लाई होगा। ओके और ये क्या है, ये बेसिकली क्या कह रहा है कि यहां पे किसी भी रेगुलेशंस क्या कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इट इज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो यूजुअली डिस्क्रिमिनेशन किन के साथ होता है, किन के अगेंस्ट में होता है, तो इंडिया में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ही कॉमन है। तो रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटी, इन ग्राउंड्स पे अगर कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये जो रेगुलेशंस है ये उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में कुछ इंस्टीट्यूशंस को ले डाउन करते हैं, कुछ यहां पे क्राइटेरिया लगते हैं। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए जो रेगुलेशन है ये क्या कहते हैं कि आपको ये सेंटर, ये कमिटीज, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करनी होगी। जैसे कि हर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर आपको क्रिएट करना है, ये मैंडेटरी होगा हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर में। इसका फंक्शन क्या होगा, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर पे इक्विटी की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। अगर यहां पे किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उसको लीगल एड चाहिए, कोर्ट में केस फाइल करना है, पुलिस कंप्लेन करनी है, तो उसके लिए लीगल एड का फैसिलिटी होना चाहिए, सो दैट वो स्टूडेंट जाके प्रॉपर लीगल चैनल से अगेंस्ट में कंप्लेन कर सके जिसने डिस्क्रिमिनेशन कमिट करा है। वो फैकल्टी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। ओके इसके अलावा एक इक्विटी कमिटी बनाने की बात करी गई है, जिसको जो हेड होगा, चांसलर, वाइस चांसलर इंस्टीट्यूट का, वो इसको हेड करेगा। और मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जैसे कि एससी है, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, डिसेबल्ड है, कास्ट बेस्ड हैं, जितने भी हैं आपके रिलीजन के लिए, उन सबकी मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वहां पे। और अगर कोई भी यहां पे इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, जैसे लेट्स से कि कहीं पे किसी एससी पर्सन के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और उसने इसको रिपोर्ट करा है, तो 24 आवर्स के अंदर में रिपोर्टिंग के 24 आवर्स के अंदर में, यानी एक दिन में मीटिंग करनी है आपको, 15 डेज के अंदर में आपको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, और 7 डेज के अंदर में, 15 के बाद नहीं, उससे पहले ही 7 डेज के अंदर में एक्शंस लेने हैं फिर। ओके तो ये आपका इक्विटी कमिटी करेगा। नेक्स्ट है इक्विटी स्क्वाड्स। ओके तो यहां पे आपको अभी पता नहीं कंपोजिशन कैसे किया जाएगा, स्टूडेंट्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, या आउटसाइड पर्सनल्स होंगे, या एक सिविल सोसाइटी मेंबरशिप होगी, लेकिन यहां पे आपको इस तरह के स्क्वाड्स क्रिएट करने होंगे, जिसका काम क्या होगा, कैंपस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसको प्रिवेंट करना, मोबाइल रहना और मॉनिटर करना वल्नरेबल एरियाज में, जहां पे इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैंटीन एरियाज में हो रहा है, क्लासरूम में हो रहा है, हॉस्टल्स में हो रहा है, तो उनको वहां पे मोबाइल रहना और वहां पे मॉनिटर करना। ओके इसके बाद अगर ये रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं, तो इनके पास में यूजीसी क्या क्या कर सकती है। अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो यूजीसी की पावर क्या क्या है, वो यूजी स्कीम से डिबार कर सकती है कि आपको यूजी स्कीम्स का फायदा, ग्रांट जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरा है आपकी डिग्री ग्रांटिंग परमिशन ही विड्रॉ हो जाएगी, यानी आपके स्टूडेंट्स को आप डिग्री ही नहीं दे पाओगे, यानी आपके कॉलेज में एडमिशन ही कोई क्यों लेगा। थर्ड इज बैन ऑन ऑनलाइन प्रोग्राम्स, आपके ऑनलाइन प्रोग्राम्स को बैन करा जा सकता है एज अ प्यूनिटिव मेजर, और आपको ग्रांट एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट से ही रिमूव कर दिया जाएगा कि यस आपको कोई ग्रांट नहीं मिलेगा। ओके अब कंट्रोवर्सी क्या हो रही है, अब देखिए यहां पे जो कंट्रोवर्सी है, इट इज बेसिकली
कि ये जो आपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करा है, स्पेसिफिकली जो इक्विटी स्क्वाड्स हैं, इसमें जो कोई पर्सन है जो डिस्क्रिमिनेशन क्लेम कर रहा है वो इन प्रोविजन को मिसयूज कर सकता है। तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, जो चांसेस तो बहुत कम है बट पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए। लेट्स से कि किसी कॉलेज में यूजुअली इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो वहां पे लेट्स से कि एक जो पार्टी है, एक या जो पर्सन है, स्टूडेंट है, वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, जो कैंडिडेट 1 है, और कैंडिडेट 2 जो है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहां पे लेट्स से अगर जनरल कैंडिडेट जो है वो इलेक्शंस में इससे ज्यादा अहेड चल रहा है, तो ये शेड्यूल कास्ट पर्सन क्या कर सकता है, एक यहां पे फॉल्स केस फाइल कर सकता है विद द इक्विटी कमिटी कि जनरल स्टूडेंट जो है, ये जो कैंडिडेट सेकंड है, इसने इस कैंपेन के अंदर में मेरे अगेंस्ट में कास्ट बेस्ड रिमार्क्स करें। तो उससे क्या होगा, एक तो इसकी रेपुटेशन को हार्म होगा, और दूसरा क्या है, ये जो पर्सन है इसको इलेक्शन में फायदा हो सकता है। अब देखिए यहां पे मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि देखिए यहां पे ये पॉसिबल है तो इस वजह से आपका ये रेगुलेशन आने नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो क्लेम है किसी भी लॉ के अगेंस्ट में हो सकता है, मिसयूज हर लॉ का हो सकता है। जैसे कि आज के टाइम में हम बहुत सुनते हैं कि डाउरी के जो केसेस है उसके अंदर में उन लॉज का मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मिसयूज बहुत हो रहा है। बट इट इज ऑल्सो रियलिटी कि जो मिसयूज है अगर वो हो भी रहा है तो इट्स नॉट मोर देन 10-15% ऑफ केसेस, 85% केस सच होते हैं। तो सेम गोज हियर आल्सो कि दिस पॉसिबल कि रेस, रिलीजन, जेंडर, आपका कास्ट हो गया, आपका जो डिसेबिलिटी हो गया, उस बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी क्या है कि इसका पॉसिबल मिसयूज है, हैरेसमेंट हो सकता है जनरल कैटेगरी सिचुएशन का, और इन केस अगर फॉल्स कंप्लेन है तो इसमें मैक्सिमम जो रेमेडी है वो है रिमूवल ऑफ पेनल्टी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अगर फॉल्स कंप्लेन फाइल होती है तो उस केस के अंदर में सिर्फ पेनल्टी को रिमूव करा जाएगा, उस पर्सन के अगेंस्ट में अगर उसने फॉल्स केस है तो उसके अगेंस्ट में कोई यहां पे रेमेडी नहीं दी, यानी कि ज्यादा क्या है, उसको सिर्फ पेनल्टी देनी है। तो इस वजह से इसको यहां पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम बोथ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। अगर आपने ये न्यूज एनालिसिस अच्छे से करा है तो आई एम श्योर आने वाले जो 20+1 बोनस क्वेश्चन जो अब एक यूजुअल हो चुका है वो आप इजीली आंसर कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। Okay, so here is your 20 current affairs question. So I am waiting for the comment box now. I'll see कि आप आंसर करते हैं या नहीं कर पाते हैं। Let's start with the first question. But पहले डीपी गेमिंग ने बिल्कुल सही दिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, एंड इंद्रेश ने यस सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। एस राधाकृष्णन आपके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और उसके बाद में वो सेकंड प्रेसिडेंट थे। तो अभी हमने डेप्यूटी पीएम पढ़ा था, तो डेप्यूटी पीएम अगर फॉर सम रीजन अगर ऑफिस वेकेंट होता है तो उनकी जगह पे आपका डेप्यूटी पीएम नहीं आता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट उस पोजीशन पे पहुंचते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट का देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं। अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, जो नए एडिशंस हैं, आप जब भी आंसर करें तो आंसर का ऑप्शन ऐसे दीजिएगा, 1 लिखिएगा फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं, उसके बाद 1A, 1B, 1C या 1D लिखना है आपको। ओके, ओके, सो फर्स्ट का आंसर, विच पोस्ट डिड नॉट फाइंड एन एक्सप्लिसिट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ए, आप दोनों ने सही आंसर दिया है। सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड का क्वेश्चन का आंसर क्या है, द पोजीशन ऑफ डेप्यूटी पीएम इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ओके, तो ये एकदम क्वेश्चन है जो मैं कह सकता हूं पैसेज बेस्ड, तो अगर आपने न्यूज एनालिसिस फॉलो किया तो आप इजीली कर लोगे इसको। ओके, किस टाइप की पोजीशन मानी जा सकती है, क्या है वो, स्टैट्यूटरी ऑफिस है, नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, नहीं है, जुडिशियल ऑफिस नहीं है, पॉलिटिकल कन्वेंशन है, इट्स अ पॉलिटिकल पोस्ट। तो सेकंड का आंसर सी। थर्ड पे आते हैं। ओके, सेकंड का आंसर नहीं दिया किसी ने, थर्ड पे आ जाते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग, यस आपने दे दिया। अब थर्ड पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट डेप्यूटी पीएम, इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो चारों आपके प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स बताए हुए हैं, जिसमें से मोरारजी देसाई डेप्यूटी पीएम भी रह चुके हैं बट पहले नहीं थे। पहले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं। द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1999 आफ्टर अ स्प्लिट फ्रॉम विच पार्टी। एनसीपी पार्टी किस पार्टी के ब्रेकअप के बाद बनी थी, तो इट वाज द ब्रेकअप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ पे आते हैं, अजीत पवार इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ विच इंडियन स्टेट। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र से। ओके, मैंने सीधे आंसर कर दिया। सो ही वाज द डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो फिफ्थ का आंसर है सी। कीप आंसरिंग, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी सीएम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहले डेप्यूटी सीएम कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर में, तो हमने इसको डिस्कस करा है, बिहार से थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा। सो फर्स्ट डेप्यूटी सीएम ऑफ एनी स्टेट, सिक्स का आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस अ जॉइंट सिटिंग। तो आर्टिकल में हमने डिस्कस करा है, कौन से आर्टिकल में जॉइंट सिटिंग आपका यहां पे जॉइंट एड्रेस होता है पार्लियामेंट को। तो 7th का आंसर आप क्या देंगे? 7th का आंसर 7th का आंसर है डी, आर्टिकल 87। गुड, सी नहीं डी है, 87 है, आर्टिकल नंबर 87 है। 8 पे आ जाते हैं, जल्दबाजी मत करिए, आंसर क्वेश्चंस को पढ़िए ढंग से फिर आंसर करिए। 8 पे आ जाते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट इज डिलीवर्ड ऑन विच ओकेजन। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब डिलीवर करते हैं? तो एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मॉनसून सेशन, नो। ड्यूरिंग एवरी बजट सेशन, नो। व्हेनेवर पार्लियामेंट इज डिसॉल्व्ड, नो। एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, सो बी वुड बी करेक्ट। ठीक है, बी वुड बी करेक्ट। अब देखिए ड्यूरिंग एवरी बजट सेशन लिखा हुआ, ये गलत क्यों है? यूजुअली आपका फर्स्ट सेशन बजट होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, तो लॉजिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर होता तो ये सही होता, नॉट नेसेसरली बजट। बट हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता और इसमें मॉनसून या विंटर सेशन होता तो मैं डी को टिक कर देता। ओके, बिकॉज फिर एक ही अप्रोप्रिएट आंसर बचता। 8th का आंसर है बी। ओके, 9th पे आते हैं। 9th क्या है? द कंटेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एड्रेस मेनली रिप्रेजेंट द पॉलिसीज ऑफ, किसकी पॉलिसीज बताई जाती है 9th में? ओके, 9th का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 9th का आंसर सी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 10th एनएचआरसी वो स्टैब्लिश अंडर विच लॉ? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को किस लॉ में फॉर्म किया गया? स्टैब्लिश अंडर विच लॉ? सो इट इज, बहुत क्लोज ऑप्शंस है। ओके, इट इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। तो 10th का आंसर हो जाएगा बी। 11th पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनएचआरसी लोकेटेड? एनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इट इज हेडक्वार्टर्ड इन, 11th का आंसर क्या होगा? सी। 11th का आंसर है सी। 12th पे आते हैं, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का करंट चेयरपर्सन कौन है? सो इट इज डी, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। ओके, करंट चेयरपर्सन पूछा, नॉट द फर्स्ट वन। ओके, रिकमेंडेशंस ऑफ एनएचआरसी आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, आपको मैंने बताया भी था कि यहां पे खुद से वो एक्शन नहीं ले सकते हैं, इनफोर्सिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग नहीं है, जुडिशियली मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ वो क्या है? एडवाइजरी है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। 13 का आंसर हो जाएगा बी। 14 पे आते हैं। 14th, द स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज डिराइव्ड फ्रॉम। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का स्टैट्यूटरी बेसिस क्या है? कौन से लॉ के अंदर में आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी पावर डिराइव करता है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। स्टैट्यूटरी बेसिस ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज योर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो 14th का आंसर है डी। 15 पे आते हैं, द फर्स्ट एवर क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल इज बीइंग होस्टेड बाय विच कंट्री? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल कौन होस्ट कर रहा है? सो इट इज गोइंग टू बी ए। 15 का आंसर है ए, यूनाइटेड स्टेट्स। 16 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ क्रिटिकल मिनरल? अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि हमने ये एग्जैक्टली डिस्कस नहीं करा, तो इसको आंसर अगर आपको करना है तो इसको आप लॉजिक से कर सकते हो। इफ यू नो कि क्रिटिकल मिनरल्स हर कंट्री के अलग होते हैं, और जो आपकी हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं जहां पे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं वहां पे क्रिटिकल मिनरल यूज होते हैं, तो आपको इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल दिख रहा है जो यू नो कि आपने मोबाइल के कंटेक्स्ट में या बैटरी के कंटेक्स्ट में सुना होगा? ऑब्वियसली यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ लिथियम। तो 16 का आंसर क्या होगा? सी। यस, करेक्ट, आप सही आंसर दे रहे हैं। 16 का आंसर है सी। 17 पे आते हैं, इंडिया हैज बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन विच यूएस लेड इनिशिएटिव रिलेटेड टू क्रिटिकल सप्लाई चेन्स? चलिए देखते हैं ये आप आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते 17th का, बिकॉज ये आज हमने डिस्कस नहीं करा है, बट आपके अभी पिछले जो न्यूज एनालिसिस है उनमें इसको डिस्कस करा गया था। ओके, तो यहां पे कोई मुझे 17 का आंसर दे सकता है क्या? आई एम वेटिंग फॉर आंसर फॉर 17। बिल्कुल सही, पैक्स सिलिका। यस, तो ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसने मैम ने बहुत इसको एक्सटेंसिवली कवर करा है पैक्स सिलिका को, तो 17 का करेक्ट आंसर है सी। 18 पे आ जाते हैं, यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? यूजीसी का एस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था? तो यूजीसी एक्ट आया था 1956 में, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी।
19 पे आते हैं। 19 का आंसर क्या है? द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ द यूजीसी फ्लोज फ्रॉम विच लेजिस्लेशन, कौन सा लॉ है? तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, यूजीसी एक्ट 1956 से ही है। 19 का आंसर हो जाएगा डी। 20th, द यूजीसी करंटली फंक्शन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री में आता है यूजीसी? अब देखिए, अगर आपने कभी इस एचआरडी का नाम सुना हो तो ये भी करेक्ट आंसर होता कि अगर ये जो मिनिस्ट्री अभी एग्जिस्ट करती, आज के टाइम में जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है उसको नॉमेनक्लेचर को चेंज करके कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहले आपकी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती थी, फिर उसका नाम चेंज करा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, और कुछ साल पहले वापस उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो 20th का आंसर हो जाएगा ए। ओके, फाइनली एक बोनस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसका देखना आप आंसर कर पाते हैं क्या? हु इज द करंट चेयरपर्सन, नॉट द फर्स्ट, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ यूजीसी? सो इट इज फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू यूनिवर्सिटी। और कौन थे वो? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ओके, तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके आज के 21 जीके क्वेश्चंस अलोंग विद द न्यूज एनालिसिस ऑफ बोथ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। अगेन, आपके कोई भी अगर यहाँ पे कमेंट है, फीडबैक है, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, तो देन विल हैंडल इट एंड विल डिसाइड कि हमें इसे कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करना है। ओके, सो विद दिस मैसेज लेसन टुडे सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।